11th क्लास के बच्चों, तुम लोगों ने एक छोटी सी प्रॉब्लम पूछी थी एक्सरसाइज 1.1 का चौथे का चौथा पार्ट। और ये पूछा था, तो देखो बेटा, चौथे के चौथे पार्ट में इसने दिया है 2, 4, 6। इसको हमें कायम बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप कंस्ट्रक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख दे। अगर आप इसको ए से मानते हो तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बराबर 2n, जहां n एक पूर्णांक है और n का जो मान है n बराबर 1, 2, 3 ... है। देखो बेटा, n का मान आप 1 रखो तो x का मान कितना आ गया 2, पहला अवयव। n का मान आप 2 रखो, यहाँ 2 दूनी 4, दूसरा अवयव। n का मान 3 रखो, 3 दूनी 6, तीसरा अवयव। तो ऐसे ही यहाँ बढ़ाते चले जाओ, ऐसे ही यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। पूर्णांक की जगह मैंने कल भी बताया था आपको, आप इसको प्राकृत संख्या भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ 0 का जिक्र तो है नहीं, तो आप इसको प्राकृत संख्या भी कह सकते हो। उसके बाद आपने पूछा था मेरे से 5वें का थर्ड पार्ट। 5वें के थर्ड पार्ट में इसने बोला है c इज इक्वल टू 5वें के थर्ड पार्ट में। तो बेटा इसको देखो आप, c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेसर इक्वल 4। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे सबसे पहले आप x स्क्वायर बराबर 4 के बदले आप 0 रखें तो x का मान कितना आ गया 0। फिर आप x स्क्वायर बराबर 1 रखें तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस 1। फिर आप x स्क्वायर बराबर 2 रखें तो x का मान कितना आएगा आपके पास प्लस माइनस √2, जो हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल क्या चाहिए, पूर्णांक। उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर 3 रखो आप तो x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस √3, ये भी हमारे काम का नहीं, पूर्णांक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो सीधी सी मान है, अगर आप एक रियल लाइन बनाओ 0, 1, 2, -1, -2, तो ये हमारे मान है ये। ओके, क्योंकि बेटे बीच के तो हमारे काम के है ही नहीं। अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल 4 लेते हो, एक पूर्णांक है, तो अगर आप माइनस के भी रखते हो, यहाँ -1 पे अप्लाई करो, -2 पे अप्लाई करो, -3 पे अप्लाई करो, -4 पे अप्लाई करो, तो वो भी हमारे सारे फेल हो जाएंगे। तो अगर आप 0, 1, 2, 3, 4 पे अप्लाई करते हो तो वैलिड वैल्यू एक तो ये आई, एक ये आई, एक ये आई, इसी के अकॉर्डिंग आपने रियल लाइन खींची उस पर। क्योंकि बेटा जब भी आप सेट में मान रखते हो तो रियल लाइन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं आप -2 यहाँ लिख दो और इधर लिख दो 2, इधर लिख दो 1। क्योंकि तुमने समुच्चय की परिभाषा में पहले ही पढ़ा था, समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह। तो बेटा सुपरिभाषित कब होगा, जब रियल लाइन के अकॉर्डिंग होगा। भाई नंबर को आप मान लो 2 लिख दो और थोड़ी देर बाद आप -2 लिख दो, फिर वहां 0 लिख दो, तो बेटा वो सुपरिभाषित नहीं है ना, तो इसलिए आप ऐसे लिखोगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, कायम बदलना था आपको ये 5वें का थर्ड पार्ट, हाँ, सदस्य रूप में। तो -2, -1, 0, 1 और 2। तो मुझे उम्मीद है बच्चों अब तुम्हारी समझ में आई होगी ये बात। एक पार्ट और तुमने मुझसे पूछा, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने लिखा है f बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है भाई, व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो बताओ बेटा क्या क्या होगा। तो बेटा लिखना शुरू करो। देखो व्यंजन, देखो ए ई आई ओ यू को तो छोड़ दो आप, वो तो हमारे स्वर हो गए। व्यंजन तो ए तो है ही नहीं, ए के बाद बी सी डी, ए बी सी डी ई छोड़ दो, एफ जी एच आई छोड़ दो, जे और क्या कहा के से पहले, बस खत्म। देखो भाई ए ई आई ओ यू तो हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए ना, सॉरी स्वर हो गए ना। तो इसलिए व्यंजन क्या हुआ हमारे, बी सी डी ई छोड़ दिया, एफ जी एच आई छोड़ दिया, जे और के से पहले तक लिखने थे केवल हमें, बस निपट के काम यही सी ये हुआ। तो बेटा अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं आपका, रिक्त समुच्चय। देखो बेटा रिक्त समुच्चय क्या होता है। सबसे पहली बात ये, आप लोग अब तक जो सीखे वो ये था कि समुच्चय था क्या। समुच्चय ये था कि अगर आप लिख दो a इज इक्वल टू 2, 4, 6,
और ये ब्रैकेट में आप बंद कर दो तो ये क्या होता था, समुच्चय। यानी समुच्चय लिखने का जो मानक था वो ये था कि आपका जो है ये क्या होना चाहिए, करली ब्रेसिस। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्या होना चाहिए, करली ब्रेसिस। दूसरी बात, अंदर जो लिखे हैं इनको हम क्या बोलते थे, अवयव। इसको क्या बोलते थे, अवयव। अब इसके अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3। तो ये बातें आप सभी को क्लियर है। अब इसने कहा रिक्त समुच्चय, तो इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा कि जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या क्या हो, 0, यानी अवयव हो ही ना। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ से कि भाई जिस समुच्चय के अंदर, परिभाषा आप चाहो किताब से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और बाकी मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, ठीक है बेटा, वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को लिखने का तरीका, इसे कैसे प्रकट करते हैं, या तो आप ऐसा बना दो, एक कर्ली ब्रेसिस। भाई कर्ली ब्रेसिस अंदर कुछ नहीं है तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई। तो बेटा 2 नोटिफिकेशन हैं से प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय आप सभी के याद रहेगा, या तो आप क्या बनाओ, कर्ली ब्रेसिस बनाओ और खाली उसके अंदर कुछ ना लिखो, और या फिर आप खाली फाई खींच दो। अब बेटा ध्यान दें, आप लोग नोट करके आप लिखें, अगर आप फाई लिखें और ये लिखें, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक अवयव है और उस अवयव का नाम क्या है, फाई। तो यहाँ फाई काहे का काम कर रहा है, समुच्चय के अवयव का काम। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 1। समझ गए बेटा। तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, इस बात पे पूरा पूरा ध्यान दें, इसमें गलती ना हो बिल्कुल भी, ये रिक्त समुच्चय आपका नहीं है। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो बेटा परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा, परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा बेटा, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। और बाकी जो बच गए वो अपरिमित। या फिर इसके नीचे दूसरी लाइन में लिख दो, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना न जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपरिमित। अब मुझे उदाहरण बताओ भाई। ये है आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा ये आपका परिमित हो गया अपरिमित। तो कुछ बच्चों ने फट से दिमाग में आ गया होगा, बोल भी दिया होगा, तो ये क्या होगा आपका अपरिमित, क्योंकि बेटा प्राकृत संख्या को हम गिन नहीं सकते। तो कब तक, कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो ठीक है बेटा, तो ये कैसा होगा आपका अपरिमित। उसके बाद और भी आप लिख सकते हो, मेन जो आया वो ये आया, ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय बताओ आप लोग बेटा, परिमित हो गया अपरिमित। अब कुछ बच्चे परिमित बता रहे होंगे, कुछ अपरिमित। देखो कहने का मतलब ये है, रिक्त समुच्चय के अंदर फिक्स तत्व है। क्या, सुनिए भाई, इसके अंदर तो तत्वों की संख्या गिनी जा रही, कितनी है, 0 है। तो ये कैसा होगा आपका परिमित। भाई इसमें तो फिक्स पता हमें है ही नहीं भाई, नील भी तो एक क्वांटिटी है, क्या खाली है ही नहीं। तो बेटा ये कैसा हुआ, हमारा परिमित समुच्चय। तो इसके आधार पे एक परिभाषा भी बनती है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ये बेटा किताब में आपकी क्या है परिभाषा, देखो, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है।
बेटा इस पूरे को आप चाहो तो लिख सकते हो, इस परिभाषा को भी जो मैंने लिखा है वो भी परिभाषा आप लिख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों बातें आपकी समझ में आई होंगी। रिक्त समुच्चय आज क्लियर हो गया होगा आपका, परिमित और अपरिमित क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं इक्वल सेट, समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। देखो बेटा समान समुच्चय क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। समान समुच्चय ऐसा होगा यदि कैपिटल ए व बी दो समुच्चय समान समुच्चय हैं, यदि कैपिटल ए व बी दो समुच्चय समान समुच्चय हैं, मैं बोल रहा हूं तुम ही लिख देना, तब क्या होगा भाई, ए के समस्त अवयव बी में विद्यमान होंगे और बी के समस्त अवयव ए में विद्यमान होंगे। तो बेटा जब भी आप अपना होमवर्क करें हो सके तो मोबाइल सामने रखें, कॉपी किताब पेन और हेडफोन की लीड लगा के करें, संभव करो, नहीं लीड है तो स्पीकर पे तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा आप सुनते भी रहें लिखते भी रहें और अपनी किताब से मैच भी करते रहें। तो मैंने क्या बोला, यदि ए व बी दो समुच्चय समान समुच्चय हैं तब ए के सारे तत्व बी में विद्यमान होंगे और बी के सारे तत्व ए में विद्यमान होंगे। क्लियर? मैंने ऐसा नहीं बोला कि ए और बी में तत्वों की संख्या समान होगी, ऐसा नहीं मैंने बोला। तो बेटा यहां मैं लिखता हूं उदाहरण, ए में आया 1 2 3 और बी में आया आपका 3 1 2, ठीक है, 1 2 3, यहाँ आया 3 1 2, तो ए के सारे तत्व बी में है, बी के सारे तत्व ए में है। देखो ए के तत्व मिलाओ 1 है, 2 है, 3 है, अब इधर से मिलाओ 3 है, 1 है, 2 है, तो समान समुच्चय। उसके बाद मैं लिखता हूं ए में ए बी डी, ठीक है, अब मैं बी में लिखता हूं ए डी और बी। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ से ए यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर लिखा है, इधर है, इधर से मिलाओ ए है, बी है, डी है, तो ए के सारे तत्व बी में है और बी के सारे तत्व ए में है। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, समान समुच्चय। ओके, अब बेटा इनको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि ए बराबर बी, कि ए और बी दोनों क्या है, समान समुच्चय है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा थोड़ा सा। जैसा बेटा ये आ गया उदाहरण 8 का फर्स्ट पार्ट, एक्स शब्द ALLOY अलॉय के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है बेटा, तथा बी शब्द लॉयल LOYAL के अक्षरों का समुच्चय है। तो बताओ क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? बेटा ALLOY और यहाँ क्या है, LOYAL। ओके, तो हमें बताना है कि क्या ये इक्वल हैं और क्या ये इक्वल नहीं है। तो मैं इसको कॉपी में लिख लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी में लिख लिया, एक ALLOY एक LOYL। मिलाओ बेटा, A यहाँ है, L यहाँ है, L यहाँ है, O यहाँ है, Y यहाँ है। अब आप ये मत कहना 2 L एक पे आ रहे, अब इधर से मिलाओ, L इधर है, O इधर है, Y इधर है, A इधर है, L इधर है। बताओ है नहीं? बेटा ये जरूरी नहीं है कि 2 L आ रहे, इससे मतलब ये हुआ जब आप इसको लिखोगे तो ALOY ऐसे लिखा जाएगा है, क्योंकि रोस्टर रूप में क्या बताया था, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता। ये कैसे लिखा जाएगा, LOYA। L तो 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बात को ध्यान दे, अगर ये L नहीं भी होता ना यार, तब भी ये समान समुच्चय थे। क्यों थे बेटा ये समान समुच्चय? क्योंकि इसके सारे अक्षर इधर मिल रहे, इसके सारे अक्षर इधर मिल। मैंने बोला कि इसके अंदर कितने तत्व हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि जब ALLOY को आप रोस्टर रूप में लिखे तो ALOY हो जाएगा, क्योंकि रोस्टर रूप में कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता और LOY में ऑलरेडी रिपीट नहीं हो रहा। तो यानी मैं आपको दोबारा लिखता हूं ALLOY और LOYA। अगर यहाँ L नहीं भी है तब भी ये इक्वल सेट है। हालांकि ऊपर वाले में कितने हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 5 और इसमें कितने हैं 4, उसके बावजूद भी दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि मैंने बताया था क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा कि एक समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज है ए के सारे अवयव बी में उपलब्ध होने चाहिए, बी के सारे अवयव ए में उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो बेटा ये क्या होगा आपका इक्वल सेट होगा। तो बेटा मैं तुम्हारे से उम्मीद करूंगा कि प्रश्नावली 1.2 आप लोग ट्राई करेंगे। आज बड़ी ही आसान है, आप इसको ज्यादा काम ना मान के चले। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण। देखो बेटा एक मैं तुम्हें समझा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, 2 से भाज्य यानी 2 से कटने वाली विषम प्राकृत संख्या। बेटा विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9। बस 2 से तो कोई सी भी नहीं कट रही भाई, ना 2 से 1 कट रही, ना 2 से 3 कट रही। इसका मतलब क्या हुआ, समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा। और जब समुच्चय में अवयव कोई होता ही नहीं तो वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय। तो फर्स्ट वाला क्या होगा आपका, रिक्त समुच्चय। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको इनको छांटने हैं। तो आज का जो होमवर्क है 1.2 एक्सरसाइज को पूरी को ट्राई करना है, कोशिश करना है। बेटा गलत चाहे सारे हो जाए, तुम सारी प्रॉब्लम पूछ लेना, उस तरफ से बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम्हारा काम है कोशिश करना। तो आज का जो होमवर्क है उदाहरण 7, 8 और प्रश्नावली 1.2।